गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। देखो बच्चों, हमारी स्टोरी कंटिन्यू थी फेयर प्ले। हमने पढ़ लिया था कि यह कहानी हमारी दो दोस्तों की थी, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। यहाँ हमने पढ़ा था कि जुम्मन शेख की एक मौसी थी जिन्होंने अपनी सारा घर प्रॉपर्टी जायदाद जो भी थी वह सब अपने अपने जो भांजे जुम्मन के नाम कर दी थी, इस शर्त पर कि जब तक वो जीवित रहेगी तब तक जुम्मन उनका ख्याल रखेंगे। लेकिन 2 साल गुजरने के बाद ही जुम्मन और जुम्मन की वाइफ जो थी उनका व्यवहार अपनी मौसी के प्रति बिल्कुल बदल जाता है। वह 2 वक्त का भोजन देने के लिए भी अब उसका तिरस्कार करने लगे थे मौसी का। मौसी कई महीनों तक ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करती रहती है, लेकिन एक दिन वो कहती हैं कि जुम्मन बेटा, अब हमारा एक साथ गुजारा नहीं हो सकता, इसीलिए ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि रोज़ रोज़ लड़ाई से तो अच्छा है कि आप मुझे मेरे महीने के खर्चे के पैसे दे दें, मैं अपना अलग से भोजन बनाकर खा लिया करूँगी। तभी जुम्मन अपनी मौसी को जो है वह उनकी इंसल्ट करता है, उनका तिरस्कार करता है और कह देता है, मेरी पत्नी आपसे ज़्यादा अच्छी तरीके से घर चलाना जानती है और अलग से भत्ता देना मेरे लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अब मौसी नाराज़ हो जाती है, वह उन्हें धमकी देती है कि वह इस मामले को पंचायत तक लेकर जाएंगी, लेकिन जुम्मन फिर भी उनकी बात नहीं मानते हैं। बूढ़ी मौसी गांव में प्रत्येक इंसान के पास जाकर अपना दुखड़ा, अपनी आपबीती सुनाती हैं। कोई इंसान तो उनके प्रति सांत्वना करता है तो कोई बूढ़ी महिला का मजाक बनाता है और कहता है कि बुढ़ापे के दिनों में क्यों कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही हो, जाओ और भगवान की भक्ति में ध्यान लगाओ। जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि इस प्रकार लड़ाई झगड़े से तो अच्छा है कि आप आपस में सहमति कर ले। फिर बूढ़ी मौसी अलगू चौधरी के पास भी जाकर जब अपनी समस्या के बारे में बताती हैं तो अलगू चौधरी कहते हैं कि मौसी, आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि मैं और जुम्मन बचपन से परम मित्र हैं। आप मुझे इस मामले में क्यों घसीटना चाहती हैं, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मैं इस मामले में पढ़ूं। लेकिन बूढ़ी मौसी उनसे कहती है कि सिर्फ इस डर से कि तुम्हारा मित्र नाराज हो जाएगा, क्या तुम सच का साथ नहीं दोगे, तुम क्या गलत होते हुए देखते रहोगे। और इतना कहकर बूढ़ी मौसी वहां से चली जाती है। अलगू चौधरी के कानों में बूढ़ी मौसी के शब्द लगातार गूंजने लगते हैं। और देखिए, उसी शाम को पंचायत का गठन होता है। पंचायत जो है एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बिठाई जाती है। जुम्मन जो है खड़ा होकर कहता है कि पंचायत के हृदय में ईश्वर का निवास करता है और मैं अपने मौसी को ये मौका देता हूँ कि अपने मामले की सुनवाई के लिए वो जिसे चाहे वो पंच नियुक्त कर दे। तभी वो बूढ़ी महिला खड़ी होती है और कहती हैं कि देखो देखो जुम्मन, पंचायत में इस पंच की कुर्सी पर बैठने के बाद ना तो कोई किसी का भाई होता है, ना तो किसी का कोई दोस्त होता है, ना ही कोई शत्रु होता है। लेकिन अगर तुम्हें कहीं ऐसा ना लगे कि मैंने तुम्हारे किसी दुश्मन को इस मामले की सुनवाई के लिए अपना पंच नियुक्त कर लिया है, इसीलिए मैं तुम्हारे परम मित्र अलगू चौधरी को ही सरपंच बनाना चाहती हूँ, जो कि इस मामले की सुनवाई करे, क्योंकि उसके द्वारा किए गए निर्णय पर तुम्हें पूरा विश्वास होगा। जुम्मन शेख जैसे ही अलगू चौधरी का नाम सुनते हैं वो बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन अपनी खुशी को वो चेहरे पर जाहिर ना होने देकर कहते हैं कि मेरे लिए तो कोई भी सरपंच चुना जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अलगू चौधरी को बनाना चाहती हैं तो अलगू चौधरी ही सही। अब अलगू चौधरी खड़े होकर कहते हैं कि मौसी, आप जानती हैं कि हम दोनों मित्र हैं, फिर आप मुझे इस मामले में क्यों घसीट रही हैं। तभी मौसी उनसे कहती हैं कि इस पोस्ट पर बैठने के बाद, इस गद्दी पर बैठने के बाद ना आप किसी के मित्र हैं और ना ही किसी के शत्रु हैं। तब फिर अलगू चौधरी सभा में बैठकर संबोधित करते हुए कहते हैं कि जुम्मन, जैसा कि तुम जानते हो कि मैं इस समय एक सरपंच, एक पंच की गद्दी पर बैठा हूँ और इस समय मेरी नज़र में तुम और तुम्हारी मौसी बिल्कुल एक समान हो और मुझे तुम्हारी मौसी भी उतनी ही प्रिय है जितनी कि तुम प्रिय हो, इसीलिए अब अपने मामले की सुनवाई करते हुए अपनी बात को कहो। बूढ़ी मौसी अपनी बात को कहते हुए सारा मुकदमा पंचायत के सामने कह देती है। फिर अगला मौका जब जुम्मन शेख को मिलता है तो जुम्मन शेख कहता है कि मैंने अपने सारे वादों को पूरा किया है, मैंने बूढ़ी आंटी का बहुत ध्यान भी रखा, लेकिन अब ये कहती हैं कि क्योंकि इनकी और मेरी पत्नी के बीच में आपस में बन नहीं रही है और ये कहती हैं कि इन्हें अलग से महीने का खर्चा दिया जाए, जो कि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं ये नहीं दे सकता। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। तो देखिए, इससे आगे हमारा 7 पॉइंट हम कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड बाय अलगू एंड अदर। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन्ड जो बाय अलगू एंड अदर। अलगू और दूसरों ने जुम्मन से सावधानी पूर्वक प्रश्न पूछे। क्रॉस एग्जामिन करना यानी कि जांच पड़ताल के प्रश्न उत्तर
पूछना, सावधानी पूर्वक जो प्रश्न थे क्रॉस एग्जामिन करते हुए वो सवाल उनसे पूछे जाते हैं। देन अलगू अनाउंस्ड, दोनों ही पक्षों को ध्यानपूर्वक सुनने के बाद अलगू के द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए अनाउंस किया जाता है। अनाउंस करना यानी घोषित करना, जो मामला था उसमें फैसले की घोषणा की जाती है। देन अलगू अनाउंस, तब अलगू जो है वो इस फैसले की घोषणा करता है कि देखिए, वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली, हम सभा में बैठे हुए सभी पंचों ने आप लोगों की समस्याओं को बड़ी गंभीरता से सुना। मैटर यानी मामला, केयरफुली यानी सावधानीपूर्वक, हमने आप दोनों ही पक्षों को बड़े ध्यानपूर्वक सावधानीपूर्वक सुन लिया है। इन अवर ओपिनियन, और हम पंचों की सलाह है, हमारी सलाह में अर्थात इस पंचायत की सलाह में, हमारी राय में, ओपिनियन यानी राय, जुम्मन मस्ट पे हिज, जुम्मन मस्ट पे हिज, हमारा ऐसा मानना है कि जुम्मन को जो है वह देना चाहिए खर्चा, आंट अ मंथली अनाउंस, और इल्स द प्रॉपर्टी गॉस बैक टू हर। देखिए, तो अलगू फैसला सुनाते हुए कहते हैं कि हमने दोनों ही पक्षों को बड़े ध्यानपूर्वक सुन लिया है, और ध्यानपूर्वक सुनने के बाद हमारी यह राय है, हम सभी पंचों की पंचायत की यह राय है कि या तो अगर बूढ़ी आंटी में और जुम्मन के परिवार में अब एक साथ नहीं बन रही है, तो या तो जुम्मन बूढ़ी आंटी को जो है वह महीने के खर्चा दे दे ताकि वो अपना अलग से बना खा सके और ये लड़ाई हमेशा के लिए समाप्त हो सके। और अगर वो ऐसा नहीं कर सकता है अलग से, अगर उसके पास इतनी आमदनी नहीं है कि वो अलग से उसे पैसा दे सके, तो बूढ़ी आंटी की प्रॉपर्टी जायदाद उसे वापस कर दे ताकि बूढ़ी आंटी अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद के माध्यम से कुछ कमाकर खा सके। ये दोनों में से कोई सा जो चीज़ है वह जुम्मन को करनी ही होगी, या तो वो उसे मंथली अनाउंस यानी महीने का मासिक भत्ता जो होता है, खर्चा जो होता है, या तो वो उन्हें वो दे दे, या फिर उनकी प्रॉपर्टी उन्हें वापस लौटा दे। ये फैसला सुनाया गया। जैसे ही ये फैसला सुनाया जाता है, देखिए, नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम बीन टुगेदर। यहाँ पता है सेल्डम का मतलब होता है शायद ही कभी, सेल्डम का मतलब क्या होता है, शायद ही कभी। इस फैसले को सुनाने के बाद जो दोस्त बचपन से एक साथ थे, साथ खाते थे, पीते थे, अलग धर्म के होने के बावजूद भी अपने घर की जिम्मेदारियां एक दूसरे पर छोड़कर चले जाया करते थे, जिनकी दोस्ती की मिसाल पूरा गांव दिया करता था, इस फैसले के बाद जुम्मन शेख अलगू चौधरी से नाराज़ हो जाता है। उसे ऐसा लगता है कि अलगू चौधरी ने सही फैसला नहीं सुनाया बल्कि उसके साथ धोखा किया है, जबकि ये हकीकत नहीं थी। अलगू चौधरी ने उस पदवी पर बैठने के बाद वही किया जो कि एक पंच को करना चाहिए था। तो देखिए, नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम बीन टुगेदर, उस दिन के बाद से उन दोनों मित्रों को कभी एक साथ इकट्ठा देखा नहीं गया। सीन टुगेदर यानी साथ में नहीं देखा गया, उनकी मित्रता वहीं टूट गई। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, उनके मित्रता का जो बंधन था, उनके बीच जो मित्रता का बंधन था वो बंधन टूट गया था। ब्रोकन हो जाना, टूट जाना, बिटवीन यानी बीच में, दो लोगों के लिए बीच में जो है वो बिटवीन का यूज़ किया जाता है। ज़्यादा लोगों के बीच के लिए अमंग का यूज़ किया जाता है और दो लोगों के लिए बिटवीन का यूज़ किया जाता है। तो देखिए, इन दोनों की मित्रता जो थी वह, इन दोनों के बीच की मित्रता टूट गई थी। इनफैक्ट जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी एंड वॉन्टेड हिज रेवेंज, रेवेंज लेना यानी बदला लेना, प्रतिशोध लेना, एनिमी यानी दुश्मन, वॉन्टेड यानी चाहना। और तो और अब तो जुम्मन शेख जो था वह अलगू चौधरी को अपना दुश्मन समझने लगा था, अपना शत्रु समझने लगा था, और उसके मन में इच्छा आती है कि जब भी उसे मौका मिलेगा वह अलगू चौधरी से इस बात का बदला जरूर लेगा। उसे ऐसा लगता था कि अलगू चौधरी ने दोस्ती में धोखा किया है, क्योंकि अगर वो उसका दोस्त होता तो भले ही वह गलत है लेकिन अलगू हमेशा उसका साथ देता। और अब जुम्मन शेख अलगू चौधरी को गलत समझने लगता है और उससे प्रतिशोध लेने की इच्छा करने लगता है, बदला लेने की कामना करने लगता है। इसी के साथ हमारा जो पार्ट सेकंड है वो कंप्लीट होता है। एंड नाउ वी कंटिन्यू अवर पार्ट थर्ड। सो डेज पास्ट एंड, धीरे धीरे दिन गुजरते गए, पास्ट हो जाना यानी व्यतीत हो जाना, गुजर जाना, दिन गुजरते गए। एज इल लक्ड वुड हैव इट, लेकिन जैसा कि दुर्भाग्य की वजह से अलगू चौधरी के भाग्य में लिखा था, इल लक यानी दुर्भाग्य, जैसा कि इल लक जो था वो दुर्भाग्य जो था वह किसके भाग्य में लिखा था, अलगू चौधरी के भाग्य में लिखा था। इल लक वुड हैव इट, इसका मतलब है जैसा कि भाग्य में लिखा था। अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट, एक दिन अलगू चौधरी ने स्वयं को बड़ी कठिनाई में पाया।
फाउंड यानी पाना, टाई डिस्प्यूट का मतलब है कठिनाई। एक दिन अलगू चौधरी बड़ी कठिनाई में आ गया। तो टाई डिस्प्यूट आपको बता ही दिया है, कठिनाई, फाउंड यानी पाया। तो एक दिन अलगू चौधरी ने अपने आप को बड़ी कठिनाई में पाया। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ ब्लॉक्स डाइड, क्योंकि अलगू चौधरी के पास अपना एक बहुत ही खूबसूरत बैलों का जोड़ा था। उसके घर में 2 बैल थे जो बहुत सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि पूरे गांव में उनके बैलों की तारीफ होती थी, बहुत सुंदर बैल थे उनके। लेकिन एक दिन उनके उस बैलों के जोड़े में से फाइन पेयर यानी कि बहुत सुंदर जोड़ा जो था, किसका? ब्लॉक्स यानी बैल, उनके दोनों जो बैल थे, जो बैलों का जो जोड़ा था, उनमें से एक बैल की मौत हो गई। कि देखिए, एक अलगू चौधरी ने स्वयं को कठिनाई में पाया क्योंकि उसके पास जो बहुत अच्छे बैलों की जोड़ी थी, उस जोड़ी में से एक जो बैल था उसकी मौत हो गई। एक जो बैल था वो मर गया। अब एक ही बैल अलगू चौधरी के पास बचा था। अब एक बैल से तो गाड़ी खेत में जोती नहीं जा सकती। तो देखिए, अब एक बैल का क्या करता अलगू चौधरी? या तो वो कोई दूसरा बैल खरीदता या अपने बैल को बेच देता। दूसरा बैल उसे उतना अच्छा, उतना जितना पहले वाला था वैसा उसे मिला नहीं, तो उसने सोचा क्यों ना मैं अब इस दूसरे बैल को भी बेच देता हूँ। इसीलिए एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू, सोल्ड यानी बेच दिया। इसीलिए उसने अपने दूसरे बैल को उसी गांव में रहने वाले एक कार ड्राइवर यानी गाड़ी सवार जो था, उसे उसने बेच दिया। गाड़ी सवार यहाँ गाड़ीवान वो था जो कि गांव से अपने सामान को शहर में ले जाया करता था। तो देखिए, इसीलिए उसने अपना दूसरा बैल जो था उसी गांव में रहने वाले एक व्यक्ति जो कि कार्ट ड्राइवर था, गाड़ी चलाने वाला था, समझू साहू, उसे बेच दिया। द अंडरस्टैंडिंग वॉज दैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द ब्लॉक इन ए मंथ्स टाइम। अब यहाँ देखिए, और समझौता इस बात पर हुआ था, सहमति ये हुई कि साहू 1 महीने के अंदर बैल की कीमत चुका देगा। साहू ने ये कहा, समझू साहू ने, कि अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, आपका बैल मुझे दे दीजिए, इससे मैं अपनी गाड़ी जोतकर अपना बिजनेस करूंगा, अपना कार्य करूंगा, और 1 महीने में जो मुझे आमदनी होगी उससे मैं आपके बैल की कीमत पूरी तरह से चुका दूंगा। तो यहाँ अंडरस्टैंडिंग का मतलब है सहमति, कि सहमति इस बात पर हुई कि साहू ने कहा कि 1 महीने के बाद वह अपने जो बैल जो था उस बैल की कीमत को चुका देगा। इट सो हैपन दैट द ब्लॉक डाइड विथ इन ए मंथ। लेकिन ये और भी बड़ा दुर्भाग्य था, लेकिन ये अलगू चौधरी का और भी बड़ा दुर्भाग्य था कि वह बैल जो कि उसने समझू साहू को बेचा था, वह बैल 1 महीने में ही मर गया। पैसे चुका भी नहीं पाया समझू साहू, अलगू चौधरी के पास अपने पैसे भी नहीं आए, और उससे पहले ही उस बैल की डेथ हो गई। विद इन अ मंथ, ये 1 महीने के अंदर ही जो है वह उस बैल की डेथ हो जाती है, वो बैल मर जाता है। कई महीने गुजर जाते हैं। अब जब बैल मर गया तो समझू साहू ने जो है वो अलगू चौधरी के पैसे ही नहीं लौटाए। तो कई महीने गुजर जाते हैं। कई महीनों के बाद जो है वो अलगू चौधरी समझू साहू के पास पैसा लेने के लिए जाता है कि भाई मेरे पैसे तो दो। तो देखिए, सेवरल मंथ्स आफ्टर, कई महीनों के बाद, द ब्लॉक्स डेथ, कि जो बैल मरा था उस बैल के मरने के कई महीनों के बाद, बैल की मृत्यु के कई महीनों के बाद, अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी ही हैड नॉट येट पेड। अलगू एक दिन समझू साहू के घर जाता है और उसे याद दिलाता है कि आपने मुझे मेरी बैल के जो पैसे हैं वो अभी तक नहीं चुकाए हैं। पेड करना यानी चुका देना, कीमत दे देना, प्राइस यानी कीमत, पे यानी चुकाना, कि आपने अभी तक मेरे बैलों की कीमत नहीं चुकाई है, आप मुझे वह पैसे दे दें जो कि आपने 1 महीने में देने का वादा किया था। अब जब अलगू साहू को पैसे देने की याद दिलाता है तो देखिए, साहू गॉट वेरी एनॉयड, साहू अलगू पर बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। एनॉयड हो जाना, गुस्सा हो जाना, क्रोधित हो जाना। साहू अलगू पर भड़क जाता है, साहू बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है और चिल्लाते हुए अलगू से कहता है, आई कांट पे यू ए पेनी फॉर द रैच बीस्ट यू सोल्ड मी। कि देखिए, यहाँ पर जो रेस्ट का मतलब है बेकार, पेनी का मतलब है पैसा, और बीस्ट का मतलब है जानवर। बेस्ट का मतलब क्या है? जानवर।
तो अलगू से साहू कहता है कि मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। साहू बहुत गुस्सा होता है, अलगू की बेइज्जती करते हुए उससे कहता है कि तुमने मुझे एक बहुत ही बेकार जानवर बेचा था, और जो जानवर तुमने मुझे बेचा था ना, उस जानवर के लिए तो मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। आई कांट पे यू ए पैनी फॉर द रैच बीस्ट यू सॉल्ड मी। यू सॉल्ड यानी बेचना, कि जो बेकार जानवर तुमने मुझे बेचा, उस जानवर के लिए तो मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, एक सिक्का भी नहीं दूंगा, एक पैसा भी नहीं दूंगा। ही ब्राउट अस नथिंग बट रून। वह व्यक्ति तो हमारे वह जानवर तो हमारे लिए सिर्फ बर्बादी ही लेकर आया था। उस बैल ने तो हमारे लिए सिर्फ बर्बादी ही लेकर आई। र्यून मतलब बर्बादी, नथिंग यानी कुछ नहीं, ब्राउट यानी लाया, कि वह जानवर जब से हमारे पास आया हमारे लिए सिर्फ बर्बादी ही लेकर आया। जाते जाते वह जानवर हमें बर्बाद कर कर चला गया। आई हैव ए ब्लॉक, आई हैव ए ब्लॉक। मेरे पास एक बैल है, मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए। आई हैव ए ब्लॉक, मेरे पास भी एक बैल है। यूज इट फॉर ए मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी। तुम्हें ज़्यादा ही पैसे चाहिए तो पैसे तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा। एक काम करो, 1 महीने मैंने तुम्हारे बैल को जोता था, जिसके बाद वो मर गया। तुम भी, मेरे पास एक बैल है, उस बैल को ले जाओ, 1 महीने तक उससे काम करवाना और 1 महीने बाद मुझे उसे लौटा देना। कि 1 महीने के लिए तुम मेरे बैल को ले जाओ, उसे अपने प्रयोग में लाओ और 1 महीने के बाद मुझे मेरा बैल वापस लौटा देना। नो मनी फॉर द डेड ब्लॉक, ही सैड एंगरली। एंगरली यानी गुस्से से, कि उस मरे हुए बैल के लिए, उस मनहूस बैल के लिए तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। ये बात जो है वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहता है। यह बात अलगू चौधरी को समझू साहू के द्वारा बहुत ज़्यादा गुस्से में कही जाती है कि तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी, एक पैसा भी नहीं मिलेगा, ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है तो देखो, मैं तो इतना ही कहूँगा कि मेरे घर में भी एक बैल है, उस बैल को ले जाओ। जैसे तुम्हारा बैल मेरे 1 महीने काम आया, मेरे बैल से तुम 1 महीने काम करवाओ और उसके बाद उसे मुझे लौटा देना, लेकिन उस बैल के लिए तो तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। और ये बात भी वो अलगू से बहुत नाराज़ होते हुए कहता है। तभी अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अलगू के बहुत समझाने पर भी साहू जब पैसे देने के लिए राजी नहीं होता, तो आखिरकार अलगू ये निश्चित कर लेता है, ये निर्णय लेता है कि वह इस मामले को पंचायत तक लेकर जाएगा, इस विवाद को, इस केस को पंचायत तक लेकर जाएगा। फॉर ए सेकेंड टाइम इन ए फ्यू मंथ्स प्रिपरेशंस फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड। कि देखिए यहाँ कहा गया है कि ये दूसरी बार था, कुछ ही महीनों में दूसरी बार उस गांव के अंदर पंचायत बैठाने की तैयारियां चल रही थी। होल्डिंग यानी गठन करना, प्रिपरेशन यानी तैयारियां, सेकंड टाइम यानी दूसरी बार। तो देखिए कुछ ही महीनों में दूसरी बार इस गांव में पंचायत के गठन की तैयारियां चल रही थी। एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। और दोनों ही पक्ष, बोथ द पार्टीज यानी दोनों ही पक्ष जो थे, वह अपनी अपनी तरफ से अपने जो सपोर्ट के लिए लोग अपना पक्ष लेने के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। दोनों ही पक्षों ने अपने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए लोगों से मिलना स्टार्ट कर दिया था। स्टार्ट करना, शुरू करना, मीटिंग करना यानी मिलना, सीकिंग यानी ढूंढना, सपोर्ट मीन सहारा। कि दोनों ही पार्टियों के लोग अपने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए लोगों को तलाशने लगे थे, लोगों से मिलने लगे थे। तो बेटा आज के लिए इतना ही। इससे आगे का जो हमारा 12 पॉइंट है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अपने इस चैप्टर को पढ़ लेना और इसकी जो मीनिंग्स वगैरह हैं वो लर्न कर लेना।